तो आपको बेसिकली क्या क्या चीजें याद रखनी है उस पर फोकस करते जाओ, एक बार पढ़ लो। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन, यानी कि जब वो हवा में घूम रहे हैं तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है 0 and 1, प्रोटॉन प्रोटॉन है 1H1, लेकिन जब वो न्यूक्लियस के अंदर हैं तो फिर वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं तो वो सारे के सारे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे और बन जाएंगे ये केवल कहां, इनसाइड द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन देखो आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर वैसे कंपैरिजन करें बाहर तो प्रोटॉन का मास थोड़ा कम है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। इसी मास डिफेक्ट की वजह से हम कह सकते हैं कि फ्री न्यूट्रॉन तो कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता। फ्री प्रोटॉन, हवा में बैठा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कभी कन्वर्ट नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पे ये रिलेशन जबरदस्त है तो आपको पढ़ लेना है, कहां से आया इसकी चिंता नहीं करनी है, याद करना, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज यूनिफॉर्म, इस फैक्टर को पकड़ के रखना है। मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं, इफ रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R नॉट इंटू A का पावर 1/3 हो और मास ऑफ न्यूक्लियस उसके मास नंबर पर डिपेंड करता हो, इस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A, यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स के नंबर होंगे या जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना मास ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालें तो 4/3 पाई R क्यूब लिखना पड़ेगा और 4/3 पाई R नॉट क्यूब इंटू A का पावर 1/3 है तो A का पावर 1 हो जाएगा। अब वॉल्यूम जो है वो भी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A है और मास भी प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा ही। जैसे 4 पार्टिकल है तो 4m हो गया, 5 पार्टिकल है तो 5m हो गया, 6 पार्टिकल है तो 6m हो गया। अप्रोक्सीमेटली मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ न्यूक्लियस चलना है और वॉल्यूम भी उसी मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास अपॉन वॉल्यूम करें तो ये भी प्रोपोर्शनल टू ए और वो भी प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहां पे एक जबरदस्त फैक्टर बनता है जिसको बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए है। और ये पता लगने पर हमको एक जबरदस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। जबरदस्त ज्ञान की प्राप्ति क्या, कि छोटा न्यूक्लियस हो या बड़ा न्यूक्लियस हो, अगर न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूक्लियॉन है तो साइज बड़ा होगा, कम न्यूक्लियॉन है तो कम साइज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि छोटा है तो ज्यादा पिच का दिखे या बड़ा है तो ज्यादा कॉम्प्रेस्ड दिखे। सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में गैप और डेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म चलेगा। कुछ ऐसा जैसे कि छोटा बेसन का लड्डू लिया तो उस हर बेसन के लड्डू का वजन कम है, वॉल्यूम भी कम है, और बड़ा लड्डू लिया तो वजन ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा, बड़ा दिख रहा है तो मास ज्यादा है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो सारे के सारे पार्टिकल के बीच में जो इंटर एटॉमिक गैप है या इंटर न्यूक्लियोनिक गैप है इसमें न्यूक्लियॉन्स में, वो हर समय सेम है। हर दो न्यूक्लियॉन के बीच में गैप बिल्कुल फिक्स है और सारे न्यूक्लियॉन एक दूसरे के साथ अरेंज होते जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स का न्यूक्लियस बनाओगे, अगर तुमने बोला 80 पार्टिकल का न्यूक्लियस बनाया और 40 पार्टिकल का न्यूक्लियस बनाया तो तुम बोलोगे 80 वाले का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, मास डबल है, वॉल्यूम डबल हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगा। ये डेंसिटी सेम रहने से ही हमें न्यूक्लियस फोर्स के बारे में पता चलेगा। हमें न्यूक्लियस के बारे में एक बात पता चलेगी, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी डेंसिटी कांस्टेंट होने से। यहां पर ही सारा खेल छुपा हुआ है कि जैसे ही डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, मुझे समझ में आ गया कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का गैप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता,
दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का गैप बड़े न्यूक्लियस और छोटे न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट एक जैसा चलता है, और वो जो ऑर्डर है वो यही वाला ऑर्डर है, फेम्टोमीटर या फर्मी। 1.1 इंटू 10⁻⁻15 है, यानी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो गैप है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 इसी ऑर्डर का चलता है। ना तो पास आते हैं ना दूर जाते हैं, ना तो पास आते हैं ना दूर जाते, पास भी नहीं आते और दूर भी नहीं जाते, एकदम फिक्स डिस्टेंस पे रहते। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में 3-4 बातें हैं, एक एक करके आप देखते चलिए, बहुत ही सिंपल है। आपको केवल पढ़ना है, एक बार पढ़ के अपने सामने से निकाल दो, जो समझने लायक बातें हैं वो हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ अट्रैक्टिव फोर्स है, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं फॉर द सेम ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। यानी कि अगर दो प्रोटॉन के बीच में तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो और दो न्यूक्लियॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स निकालो, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट 50 to 60 टाइम्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है फॉर द सेम सेपरेशन। यानी अकेला दो प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स 50-60 प्रोटॉन के रिपल्शन फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स। अभी थोड़ा थियोरिटिकल है, न्यूमेरिकल जब आएगा तो एंटरटेनमेंट चालू हो जाएगा। इसमें मैं थ्योरी की तरह से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं इसमें घुसा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा एंटरटेनमेंट घुसाने पर इसमें से दिमाग हट जाता है, और दिमाग कहां चला जाता है एंटरटेन में, जबकि इसको यहां से ही निकाल के सीधा न्यूमेरिकल करते हैं। यहां पे जरा भी टाइम पास किया तो हमको ये चैप्टर और ज्यादा हैवी लगने लगेगा, जबकि इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है जो समझ के आगे बढ़ने, बहुत ही सिंपल है। ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नॉट सोनली डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटता नहीं है, डिस्टेंस घटाने से फोर्स बढ़ता नहीं है, डिस्टेंस बढ़ाओगे या घटाओगे फोर्स एकदम कांस्टेंट रहेगा। फोर्स एकदम रहेगा या नहीं रहेगा। शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि ये डिस्टेंस सेपरेशन 1.1 इंटू 10⁻⁻15 के ऑर्डर पे एक्ट करेगा। अगर सेपरेशन जरा भी इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो ये फोर्स या तो लगता है या नहीं लगता है। इसलिए सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। शॉर्ट रेंज का दूसरा मीनिंग ये है कि किसी एक न्यूक्लियॉन पे फोर्स वही लगाएगा जो उसके चारों तरफ बैठा हुआ है, यानी कि किसी एक न्यूक्लियॉन को उसके चारों तरफ के न्यूक्लियॉन ही फोर्स लगाएंगे। तो अगर मैंने बोला ये वाला न्यूक्लियॉन तो इसके चारों तरफ के न्यूक्लियन फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर मैं इस वाले न्यूक्लियन को बोलूं तो उसके चारों तरफ के न्यूक्लियन ही फोर्स लगाएंगे। कहने का मतलब ये कि एक न्यूक्लियन ए पर पड़ोस वाला बी तो लगा सकता है, लेकिन उसके वाला आगे वाला सी नहीं लगा सकता। तो अगर मैं पूछूंगा सी का फोर्स बताओ, तो आप बोलोगे इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इतने डिस्टेंस पर ही जो न्यूक्लियन है वही फोर्स लगा पा रहे हैं। तो एक न्यूक्लियन पे उसके एडजेसेंट नेबरिंग न्यूक्लियन ही फोर्स लगाते हैं, बाकी न्यूक्लियन फोर्स नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए जब न्यूक्लियन के बीच में जो साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता और पीछे वाले न्यूक्लियन फोर्स नहीं लगाते, तो केवल अगल बगल वाले जो नेबरिंग न्यूक्लियन है केवल उन्हीं के फोर्स के हिसाब से न्यूक्लियर फोर्स की स्टेबिलिटी इस न्यूक्लियन की बनती है। इसमें एक और टर्म होता है कि अगर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये न्यूक्लियॉन्स के स्पिन पर भी डिपेंड करता है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वैसे तो सभी के लिए सेम है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए सेम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए भी सेम है, लेकिन डिपेंड्स ऑन स्पिन भी है। ये अंदर जो न्यूक्लियॉन से ये स्पिन भी करते हैं, अपने एक्सिस पे घूमते हैं, तो F डिपेंड्स ऑन स्पिन। स्पिन और अगर सेम स्पिन है, सेम
स्पिन है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और ऑपोजिट स्पिन है तो फोर्स कम लगेगा। ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको भी मैं कोई प्रूव नहीं कर रहा हूं, ये बस ऐसा अंदर है। इसलिए पोजीशन इंटरचेंज करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये भी पढ़ लो, इसमें केवल C12 के लिए याद रखना है आपको, लिखा हुआ, क्योंकि मास का यूनिट बहुत ही छोटा है, 10⁻21 केजी के फैक्टर में चलता है। इतने छोटे मास को लेके सॉल्व करने से दिक्कत होती है, इसलिए हमने एक एटॉमिक मास यूनिट बना दिया। तो एटॉमिक मास यूनिट को आगे चल के यू की बोलेंगे, एएमयू लिख रहे हैं। एक एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट को 1/12 ऑफ C12 एटम लिख दिया है। तो अगर C12 एटम का मास पता तो उसका 1/12 कर दीजिए, यानी C12 एटम का जो मास है वो 12.00000 AMU है। तो C12 को एग्जैक्ट 12 मान लिया और उसके हिसाब से बाकियों का मास कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। तो एक AMU का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको AMU लेंगे। एक AMU का जो मास है वो आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्विवेलेंस से, एनर्जी मास इक्विवेलेंस से सॉल्व करें, और फॉर्मूला है E = mc²। तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके देखें तो एक AMU का जो एनर्जी इक्विवेलेंस आएगा वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आप लिख लीजिए। 1 AMU का जो मास है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यानी एक AMU मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 931.5। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं और आंसर निकालने स्टार्ट कर देते हैं। लिखा और रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ कैल्शियम वर्सेस ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला? डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। सबकी डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी ऑफ कैल्शियम और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1। सबकी डेंसिटी सेम। ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उसकी डेंसिटी की बात हो रही है, आपको मटेरियल की डेंसिटी की बात नहीं हो रही। ये नहीं कहना सर मैंने एक सॉलिड देखा, मान लीजिए डायमंड देखा सर, उसकी डेंसिटी तो आयरन की डेंसिटी से ज्यादा होती है। किसी मटेरियल की डेंसिटी अलग है, उसमें यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो हुआ। यहां पे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच के गैप के हिसाब से न्यूक्लियर डेंसिटी बनेगी, उसका वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। डेंसिटी का ऑर्डर 10⁻16 चलता है, ये आपको याद रहना चाहिए। नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, यूरेनियम की डेंसिटी पूछा है, तो आप कोई भी मास नंबर का टर्म लेके उसको 4/3 πr³ 4/3 πr³ r0 का वैल्यू था 1.1 × 10⁻⁻50 का क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम। और मास का वैल्यू एक पार्टिकल के लिए 1.67 × 10⁻⁻। अगर आप 1/1 की भी डेंसिटी निकाल दो तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
यहां पे डेंसिटी का रेशो लेंगे 10⁻17 का रेशो। ये सब डेंसिटी और मास और डेंसिटी और मास और वॉल्यूम, इसका डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। बोल रहा है यूरेनियम न्यूक्लियस, जैसा बोला न्यूक्लियस डेंसिटी हो गया कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। X-rays are incident on a target metal atom having 30 neutrons. X-rays are incident on a target metal atom having 30 neutrons. Ratio of atomic radius of the target atom and 2He4 is 14 का पावर 1/3. Radius of target atom is R0 into A का पावर 1/3. Radius of helium is R0 into हीलियम का मास नंबर का पावर 1/3. बोल रहा है कि इन दोनों का रेशो 14:14 का पावर 1/3 है। जरा रेडियस का रेशो लीजिए तो आपको आएगा A/4 का पावर 1/3 इज 14 का पावर 1/3। ए टारगेट एटम का मास नंबर आ जाएगा 14 इंटू यानी 50। मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, Z प्लस N, Z प्लस N मास नंबर। मास नंबर दिया है 56 और न्यूट्रॉन का नंबर दिया है 30, तो एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू आ जाएगा 20। क्योंकि सवाल एक्स रेस का है और एटॉमिक नंबर मेरे को आ गया, तो पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। पहले तो पूछा फाइंड मास नंबर, मास नंबर का आंसर आ गया 50, ये तो सवाल सॉल्व हो गया। मास नंबर आ गया तो एटॉमिक नंबर का वैल्यू आ गया 26, ये सॉल्व हो गया। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन इज 3RC/4 Z-1 का होल स्क्वायर। अब Z की जगह 26 लिख, 3RC/4, R का वैल्यू 1.1 इंटू 10 का पावर 7 का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8 और यहां 25 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कभी ना कभी आंसर आ सकता है। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज R0, R0 का वैल्यू 1.1 इंटू 10 का पावर -15 था इंटू मास नंबर का पावर 1/3। आज ही लिखा है अभी, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है भाई। इसी से ये प्रूव हुआ कि वॉल्यूम मास नंबर का प्रोपोर्शनल होता है तो डेंसिटी कांस्टेंट होता है। डेंसिटी के सवाल कर लिया। तो ये हो गया मास नंबर का पावर 1/3। अब क्योंकि कोई टारगेट मटेरियल है तो टारगेट का मास नंबर लिखेंगे, और अगर हीलियम है तो हीलियम का मास नंबर लिखेंगे। हीलियम का मास नंबर 4 होता है, कैसे पता चला? वो 2He4 होता है, लिखा भी है 2He4, तो 2He4 में मास नंबर 4 हो गया। इन दोनों का रेशो लिखा है 14 का पावर 1/3 क्वेश्चन में दिया है, तो आपने R0 कैंसिल कर दिया, ये आ गया मास नंबर टारगेट एटम का। अब जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जरा 2 मिनट कर लेते हैं। It is observed that there is a difference between observed mass and actual mass of a nucleus. क्या होता है अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है, मास नंबर A, और जिसका एटॉमिक नंबर है Z। अगर मैं पूछूं जिसका एटॉमिक नंबर है Z, उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है a माइनस जेड। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि ये बताओ अगर इस न्यूक्लियस का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कई बच्चे इतने भोले होते, वो कहते हैं बड़ा सिंपल है सर, देखो इसके अंदर Z प्रोटॉन है और a माइनस जेड न्यूट्रॉन इसके अंदर बंद है। अगर मुझे पता हो कि Z प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास मुझे पता है, तो मैं Z से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल मास आना चाहिए Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा करने से टोटल आंसर आना चाहिए। लेकिन जब आप ये टोटल मास निकालोगे, ये ऑब्जर्व्ड मास है, ये मास निकालोगे तो हमेशा ग्रेटर देन एक्चुअल मास आ जाएगा, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब भी एक ही ऑब्जेक्ट के दो तरह के मास का डिफरेंस आ जाए, मतलब डिफरेंट आ जाए, तो उनका डिफरेंस ही हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी किसी भी कहानी में जो मास पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करके बन रहा है और जो एक्चुअल आ रहा है, उनमें डिफरेंस दिखेगा। जो डिफरेंस आ गया उसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहेंगे। तो आपने कहा कि ये 100 पार्टिकल मिला, कि मान लो 100 ग्राम का होना था, लेकिन मैंने जब एक्चुअली इसको देखा तो ये 99 ग्राम का है। इसमें जो पार्टिकल है उनका कलेक्टिव वेट 100 ग्राम होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस को मैंने वजन लिया तो 99 ग्राम का है। असली वेट हमेशा कम दिखेगा और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मिला के वेट ज्यादा मिलेगा, और वही वेट का डिफरेंस ही इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी बनेगा। डिफरेंस ऑफ वेट ही बाइंडिंग एनर्जी, उसी से ये बंधा रहेगा सिस्टम और स्टेबल रहेगा। एनर्जी मास इक्विवेलेंस आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, और आइंस्टाइन्स इक्वेशन बोलता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी डेल्टा mc स्क्वायर। अगर मास डिफेक्ट डेल्टा m है तो डेल्टा mc स्क्वायर लिख दो, अगर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिखना है तो mc स्क्वायर लिख दो, अगर डेल्टा mc स्क्वायर लिख रहे हो तो डेल्टा m इज मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी हमने यहां से स्टार्ट करना, जल्दी से स्टार्ट करो। बाइंडिंग एनर्जी, it is the minimum energy required to break the nucleus into constituent particles। मेरे पास अगर मान लो एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है, ऐसे लिख देते हैं किसी भी न्यूक्लियस को, Z मतलब एटॉमिक नंबर, A मतलब मास नंबर। तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बहुत सारे पार्टिकल्स अंदर बंद हैं। इसको तोड़ के सारे के सारे पार्टिकल्स बाहर निकालने में, मतलब Z तो प्रोटॉन से निकल जाएंगे। मेरे पास 2 डॉग्स थे पहले, एक का नाम प्रोटॉन, एक का न्यूट्रॉन था। हम लोग उनको क्या से पिंटू और नट्टू बोलते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Z प्रोटॉन्स है और A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स है। कोई कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को तोड़ के एनर्जी देते रहो, तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, तो उसमें से प्रोटॉन टूट टूट के बाहर आ रहे, न्यूट्रॉन भी टूट टूट के बाहर आ रहे। यानी कि कुछ प्रोटॉन ऐसे हवा में फैल गए, कुछ न्यूट्रॉन हवा में फैल गए। जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो सर किसी एटम को, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने की बाइंडिंग एनर्जी पता कैसे लगाएं? अब सोचो, हर न्यूक्लियस को अगर हम तोड़ते ही रहेंगे तो उसमें तो हमारी बहुत एनर्जी खर्च होगी। उससे खर्च करने के बाद मुझे यह पता चलेगी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। लेकिन आपको यह पता है कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में चल रही होती है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में चल रही होती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप अगर हर एटम की बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो आपकी तो पूरी दुनिया की एनर्जी इनको तोड़ने में ही खर्च हो जाएगी। उसके बाद हमें पता चलेगा बाइंडिंग एनर्जी, फायदा क्या हुआ। तो दिमाग लगाया आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से। आइंस्टाइन ने कितना बढ़िया चीज बताया, उसने बोला है कि अगर तुमने किसी भी चीज को एनर्जी दिया और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में चेंज हुआ, तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास में जो डिफरेंस है उसके बराबर का डेल्टा mc स्क्वायर एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा। ये आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई भी मास है तो वो मास नहीं है, वो भी एनर्जी है, और जो एनर्जी है वो तो एनर्जी है ही।
तो अगर किसी सिस्टम को एनर्जी देके तोड़ोगे तो उसका मास बदल जाएगा, मास बदल जाएगा तो जितने मास में चेंज हो जाएगा उसको अगर डेल्टा एमसी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे को एनर्जी मिल। तो हमने बोला ये पता कैसे चलेगा, देखो जब तक न्यूक्लियस को तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। जब तक न्यूक्लियस को तोड़ेंगे नहीं तब तक इससे न्यूक्लियॉन्स निकलेंगे नहीं। अब जब न्यूक्लियॉन्स निकलेंगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका मास बाहर आने पर कितना है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बताया कि जो प्रोटॉन इससे बाहर आए या दुनिया में जो प्रोटॉन अलग से घूम रहा है उनके सबके मास बराबर होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ के एक प्रोटॉन निकालूं और वो बाहर आने पर प्रोटॉन को ध्यान से देखूं तो वो प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम वाले प्रोटॉन में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सब सेम प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जब ये प्रोटॉन अंदर होते हैं न्यूक्लियस के तो अलग होते हैं, तब उनका नाम न्यूक्लियॉन होता, वो थोड़े हल्के होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोटॉन पड़ा है तो वो प्रोटॉन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। न्यूक्लियस एक काला बंद डिब्बा है और उसके अंदर पार्टिकल है। अगर मैं किसी बंद डिब्बे के अंदर कुछ लड्डू रख दूं और मैं बोलूं बाहर से देखो तुम्हें कितने लड्डू दिख रहे हैं, और जो जिस लड्डू में बूंदी का लड्डू कहां दिख रहा है, कुछ बूंदी के लड्डू कुछ बेसन के लड्डू है लेकिन डिब्बे के अंदर बंद है, तो हम बोलेंगे बताओ डिब्बा ट्रांसपेरेंट नहीं है, डिब्बा पूरा बंद है। तो हमने बोला बताओ बूंदी का लड्डू कहां है, बीच में है कि साइड में है, तो तुम बोलोगे अंदर है, अंदर रखा, मुझे क्या पता, अंदर केवल लड्डू है, हमें नहीं पता बूंदी का कहां है और बेसन का लड्डू कहां है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे है, अंदर है तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि प्रोटॉन कौन सा है, न्यूट्रॉन कौन सा है, क्योंकि सारे न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े हुए हैं, कोई दिखाई नहीं देते। लेकिन बाहर आने के बाद वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह से एक्ट करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर आने के बाद अपना असली कैरेक्टर दिखाते हैं और अपना असली मास दिखाते हैं। अंदर उनका नाम न्यूक्लियन होता है, अंदर थोड़े हल्के होते हैं, वो बाहर आने पर भारी दिखते हैं। तो हमने कहा अगर दुनिया में प्रोटॉन का मास हमें पहले से पता है और न्यूट्रॉन का मास भी पहले से पता है तो इसको तोड़ के ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दूं और A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दूं तो इससे तोड़ के निकले या बाहर कोई भी पहले से मौजूद है, ये मास कलेक्टिवली हम पहले से ही पता लगा सकते हैं, उसमें इसी को तोड़ना पड़े जरूरी नहीं। लेकिन अगर इसको तोड़ के ये सिस्टम का वेट निकाला तो ये हैवियर आएगा। इसके मास में से मैं ये जो X वाला एटम है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके मास को माइनस कर देता हूं और ये जो मास डिफेक्ट आया उसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो टर्म आएगा वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। आपको ये देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा एटम लिया, कोई Ca1020 है, तो मैंने बोला 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी बताओ। तो तुम कहोगे ये 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस है, इसको 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन में तोड़ेंगे तो 10 प्रोटॉन बाहर दिखेंगे और 10 न्यूट्रॉन बाहर दिखेंगे। लेकिन 10 प्रोटॉन का कलेक्टिव मास तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन होता है और उसका मास हमें अलग से पता है, तो वो हमने 10 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 10 प्रोटॉन का मास आ गया। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर का ही प्रोटॉन निकाले, कोई भी 10 प्रोटॉन पकड़ लो और कोई भी 10 न्यूट्रॉन पकड़ लो, उनका टोटल मास निकाल दोगे और उससे जब कंपेयर करोगे न्यूक्लियस के मास को तो न्यूक्लियस थोड़ा हल्का अपीयर होगा। आप कहेंगे न्यूक्लियस इसलिए हल्का अपीयर है क्योंकि वहां पे एक बाइंडिंग एनर्जी है जिसने मासेस को आपस में जोड़ रखा है। जब mx इज असली मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास है और ये न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास है। तो न्यूक्लियस से निकले सारे पार्टिकल का मास यहां रख दिया, न्यूक्लियस से निकले सारे पार्टिकल का मास यहां लिख दिया और न्यूक्लियस का मास यहां लिख दिया। न्यूक्लियस तोड़ने के बाद इतना मास बनेगा। लेकिन सर असली में न्यूक्लियस तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा, क्योंकि बाहर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हमें ऑलरेडी पता है, तो इससे निकाल के बाहर रखोगे या पहले से बाहर जो है उन्हीं का मास आप कैलकुलेट कर लोगे। भाई हमारे दुनिया में मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना होता है, तो इससे निकल के आगे तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ही तो दिखेगा। मेरी आवाज हाई और लो हो रही है, चेक कर लेते हैं भाई। समय का ध्यान रखना जरूरी है। रिवीजन में ऐसे नहीं खो जाना है कि हम सारा समय और बहुत स्लो नहीं चलना है, भयंकर स्पीड से चलना है। अगर आपको लगे यार इतने टाइम में हम अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहे
तो गंदे से रिवीजन करो, लेकिन टाइम जितना डिसाइड किया उतने में ही रिवीजन करो, क्योंकि सिंगल रिवीजन नहीं चाहिए मुझे, 3 या 4 या 5 रिवीजन चाहिए। जो चैप्टर थोड़े रटने वाले हैं उनमें 5-5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। जो चैप्टर थोड़े लॉजिकल हैं और जिनमें 1-2 कॉन्सेप्ट पर ही बेस सवाल बार बार रिपीट होते हैं, उनको 1 से 2 बार भी रिवीजन करके काम चलेगा, लेकिन रिवीजन सारे होने चाहिए बार बार। ठीक है, तो यहां पे मैंने जब डिफरेंस ले लिया तो हमारा आंसर डेल्टा MC स्क्वायर आ गया। आप इसकी चालाकी शायद कुछ लोग नोट कर पाए या नहीं कर पाए कि सचमुच न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करना पड़ता। मुझे ऑलरेडी पता है ब्रोकन न्यूक्लियस में जो पार्टिकल निकल आएंगे तो उनका मास कितना होगा, और न्यूक्लियस का मास ऑलरेडी मुझे पता होता है। जैसे ये हमको पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं और 1 मोल में कितने ग्राम सब्सटेंस होता है, यह भी पता, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम होता है, उतना सब्सटेंस होता है। उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 एटम का मास आ जाएगा। 1 एटम के मास में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास माइनस कर दोगे तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। ये भी कोई कैलकुलेट करना, मतलब यहां पे तौल तौल के न्यूक्लियस को देखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी घर बैठे कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी तो अगर आप एक एक्सेल शीट बनाओ और उसमें ये फॉर्मूला डाल दो कि भाई जितने प्रोटॉन का मास कितना होता है वो उस फॉर्मूले में डाल दो, और जितना Z और A का वैल्यू ऐसे खटखट पुट करोगे तो अपने आप वो डेल्टा M इंटू C स्क्वायर का वैल्यू आपको बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में दे देगा। ये केवल फॉर्मूले रखने की बात है। अगर आपने ऑफिस में ये देखा होगा, आपने कभी सुना एक्सेल, एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल करके MS ऑफिस में, उसमें अगर कर दो तो बहुत आसानी से बाइंडिंग एनर्जी सभी की निकल आएगी। कि अगर कोई एक X है, मान लो इसका, इसमें जो A का वैल्यू है वो 50 है, और कोई Y है इसका जो मास नंबर है वो 100 है। इसको ब्रेक करने में मुझे 150 MeV एनर्जी लगी और इसको ब्रेक करने में मुझे 200 MeV एनर्जी लगी, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी 200 है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 150 है। यानी इसके सारे 50 पार्टिकल को बाहर निकालने में मुझे 150 एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, इसके सारे 100 पार्टिकल तोड़ने में मुझे 200 MeV एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मान लो ऐसा मैंने आपको एक दिया। अब मैं आपको यह पूछूं कि क्या बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी का आइडिया लग रहा है? अगर जिसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो X और Y में से ज्यादा स्टेबल कौन है, कोई बता सकता है? तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर X वाले का बाइंडिंग एनर्जी कम है, Y वाले का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, फिर भी स्टेबल Y वाला ज्यादा है, नहीं सॉरी X वाला ज्यादा है। इसको तोड़ने में केवल 150 की एनर्जी लग रही है, इसको तोड़ने में 200 की एनर्जी लग रही है। लेकिन बच्चों ने एक आंसर बहुत सही दिया कि सर फिर भी X वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि X वाले के 50 पार्टिकल को तोड़ने में 150 की एनर्जी लगी, तो हर पार्टिकल पे ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। इसके 50 पार्टिकल बाहर निकालने में 150 MeV एनर्जी लगा, तो पर पार्टिकल 3 MeV है, यानी कि इसके पार्टिकल ऐसे कनेक्टेड है कि उनको बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे 3 MeV एवरेज एनर्जी देनी पड़ रही है। इसके पार्टिकल ऐसे कनेक्टेड है कि इसके हर पार्टिकल को तोड़ने में एवरेज 2 MeV एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसके पार्टिकल लूजली कनेक्टेड है क्योंकि कम एनर्जी से ब्रेक हो जा रहे हैं, और इसके पार्टिकल स्ट्रांगली कनेक्टेड है इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जिसका स्ट्रांगली कनेक्शन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमने ये देखा कि ये जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, ये स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो जिस टर्म से डिफाइन होगा उसको बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी और फिर मास नंबर से डिवाइड कर दिया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रांगली कनेक्टेड न्यूक्लियन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन gives correct sense of stability of a nucleus। ठीक है भाई, अब इसको यूज कैसे करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल के? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल के इसको यूज कैसे करेंगे?
तो हमने क्या किया, सारे दुनिया के जितने मेन न्यूक्लियस थे, जितने में पार्टिकल्स हैं, देखो सभी पार्टिकल्स को हमको खरीद के नहीं लाना है, ना ही उनको तोड़ना है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास हमारे पास ऑलरेडी है और किसी भी न्यूक्लियस का मास ऑलरेडी हमारे पास है। तो जैसे अगर मैं ऑक्सीजन बोल दूं तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास आप एवोगाड्रो से डिवाइड करके निकाल लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे, उसके ऊपर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप 16 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर एक एटम की बात करें 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि एक एटम में कितना मास है। जितना एटम का मास हो गया उसके मतलब न्यूक्लियस का कितना मास है, उसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन के मास को कलेक्टिवली ऐड करके एटम के मास यानी न्यूक्लियस के मास को माइनस करेंगे तो डेल्टा एम आ जाएगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी घर बैठे आपको मिल जाएगा, आपको सचमुच एटम तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर कोशिश क्या की गई कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एनसीईआरटी में दिया ग्राफ है, वहीं से फोटो चुराया मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ ऐसे खिंच पिच 3 बार खिंच पिच हुआ और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल होता होता थोड़ा सा नीचे डिप करा, बीच का हिस्सा 30 से लेकर 170 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलता है, 30 से लेकर 170 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलता है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। बीच में कहीं एक जगह पर वैल्यू मैक्सिमम जरूर है, लेकिन 30 से 170 तक एकदम कांस्टेंट की तरह चल रहा है। हालांकि आयरन के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम है और वो वैल्यू यहां पे कहीं 8.8 MeV बनेगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्राफ का थोड़ा आइडिया रखना चाहिए। जैसे यहां ग्राफ में हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन में ऐसे पीक पकड़ रहा है, उसका लॉजिक ये है कि ये जो इवन नंबर ऑफ होते ना, हीलियम यानी 4, कार्बन यानी 12, ऑक्सीजन यानी 16, ये जो 4, 12 और 16 वाले हैं, इसमें 4 के फैक्टर बन जाते हैं, क्योंकि हीलियम अपने आप में छोटे न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जरूरत से ज्यादा स्टेबल है। उसका लॉजिक यही है कि हीलियम में जो 4 है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, वो आपस में मिलके एक फैमिली बना लेते हैं, हम दो हमारे दो की फैमिली अनयूजुअली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाती है। 4 लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, जब 5वां आता है तो उसका इतना मजबूती से ये लोग हाथ नहीं पकड़ते, तो 5वां बेचारा लेफ्ट आउट ऐसे किनारे बैठा रहता है, हम दो हमारे दो बड़े मजबूत रहते हैं। तो अगर कार्बन में देखोगे 12 पार्टिकल हैं, तो उसमें भी हम दो हमारे दो के तीन ग्रुप बन जाएंगे, हम दो हमारे दो, हम दो, 3 फैमिली है। और ऑक्सीजन में 4, तो ये जो इवन नंबर वाले ऐसे चलते 4, 12 और 16, ये बाकी अगल बगल वाले एलिमेंट से थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें 4 के ग्रुप बने और 4 का ग्रुप इंपॉर्टेंट मतलब अपने आप में अनयूजुअली थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, हम दो हमारे दो, वो आपस में ऐसा ग्रुप बना ले रहे हैं। खैर, लेकिन ज्यादा घुसेंगे नहीं इसमें, पहले ये देखेंगे कि ये 1H2 से ग्राफ स्टार्ट हुआ और 30 तक पहुंचते पहुंचते ग्राफ की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है। यानी एक ग्रुप होगा जो 30 से छोटा है, दूसरा ग्रुप होगा 30 से 170 और तीसरा ग्रुप होगा 170 से आगे या 200 से आगे। 200 से आगे में भी बाइंडिंग एनर्जी अचानक लगातार गिरती नजर आएगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिखे हुए हैं, लिखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन practically Be/A is practically constant independent of atomic number for 30 to 170. थर्टी से 170 के बीच में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो इसीलिए कांस्टेंट है क्योंकि किसी न्यूक्लियन के चारों तरफ जितने साइट्स होते हैं, मैंने आपको बोला था कि एक न्यूक्लियन को केवल उसके पड़ोस के न्यूक्लियन ही आपस में पकड़ते हैं। अगर इसके चारों तरफ कुछ नंबर ऑफ साइट्स हैं, यानी एक न्यूक्लियन को घेरने के लिए जितने न्यूक्लियंस चारों तरफ से लगते हैं, वो सारी साइट कवर हो जाती हैं जब एटॉमिक नंबर 30 तक पहुंचता है। यानी एटॉमिक नंबर अगर 15 है तो न्यूक्लियन के चारों तरफ जितने भी अवेलेबल साइट हैं वो सारे कंप्लीटली कवर नहीं होंगे। आप कहोगे यार यहां पे 1-2 और होते तो ये ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड दिखता। तो ये जो अंदर वाले कोर वाले हैं, कोर वाले 4-5 जो हैं, उनको चारों तरफ से घेरने के लिए, उनको चारों तरफ से बंद करने के लिए जितनी जगह चाहिए, जितने न्यूक्लियन चाहिए, वो सारे ऑलमोस्ट कवर करते करते एटॉमिक नंबर 30 पहुंच जाता है। तो बाकी सब में भी थोड़े थोड़े स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन 30 आते आते पूरा कवर हो जाएगा हर साइड। तो 31-32 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो एक आध एक्स्ट्रा रख रहे हो, बस वो एक एक्स्ट्रा वाला जो है
थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम ज्यादा करेगा, एवरेज। तो आउटर लेयर में जो कवर आ रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज करता है, अदरवाइज अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन हैं उनके स्टेबिलिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए एवरेज वैल्यू में कोई चेंज आपको हार्डली दिखेगा। तो फिर यही लॉजिक है कि अगर किसी एक न्यूक्लियॉन को चारों तरफ से घेरने के लिए 8-10 साइट्स हैं, तो अगर 2-3 न्यूक्लियॉन का है तो उनको पूरा कंप्लीटली घेरने के लिए 25-30 के आसपास न्यूक्लियॉन्स लग जाते हैं। तो कोर के सारे न्यूक्लियॉन को घेरने के लिए जितने न्यूक्लियॉन्स रखते हैं उससे। अब देखो यहां पे जब सवाल ऐसे पूछते हो, सर 29 स्टेबल होगा क्या, 28 स्टेबल क्या होगा, सर 31 स्टेबल होगा कि नहीं होगा, 31 30 से ज्यादा स्टेबल, ये कहानी ऐसी नहीं चल रही है कि एक एक न्यूक्लियॉन पे ड्रास्टिक चेंज आ रहा हो। लेकिन देखो यहां पे ग्राफ 30 पर भी उतना ही है और 29 पर भी उतना ही है, तो आपको ये नहीं देखना कि ग्राफ ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, बस ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम पे ग्राफ अगल बगल वालों से थोड़ा ज्यादा चेंज कर रहा था, अदरवाइज 30, 31, 32, 33 सब पे वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ये 30 लिखा है लेकिन 30 कोई रूल थोड़ी ना है, 29 भी लिख दो इसकी जगह। यह बाइंडिंग एनर्जी लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियस A लेस देन 30 एंड हैवी न्यूक्लियस A ग्रेटर देन 170। तो ये तीन आपको चीजें याद रखनी है, 30 से कम, 170 से ज्यादा और बीच वाले मोस्ट स्टेबल हैं और उसकी स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए दुनिया में ज्यादातर एलिमेंट इसी रेंज में पाए जाते हैं, मतलब उनका अबंडेंस देखेंगे तो। आगे आपको न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन की कहानी आपको ऑलरेडी पता है। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इसकी कहानी ऑलरेडी आपको पता है कि अगर मैंने एक हैवी न्यूक्लियस को, जैसे लिखा हुआ है 200 से बड़े नंबर के न्यूक्लियस को अगर ब्रेक कर दिया और इसमें एग्जाम्पल के लिए बोला 120 के 2 न्यूक्लियस बना दिए, तो 240 वाला थोड़ा नीचे है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो लेस स्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। और जबकि 120 वाला बीच के रेंज में था, 30 से 170 के बीच में, तो अगर 240 वाले को ब्रेक करके 30 से 170 के बीच वाले 2 बनाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी का मतलब है एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम की, और इस प्रोसेस को फिशन प्रोसेस कहेंगे। तो अगर मैं एक्स को ऐसे वाई और जेड में ब्रेक कर दूं तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इस एनर्जी रिलीज को बोलते हैं क्यू वैल्यू। इसको अभी हम दोबारा देखेंगे, एनर्जी रिलीज्ड, इसको अभी देखते हैं हम लोग। लेकिन एक्स को अगर थोड़ा बहुत एनर्जी देके ब्रेक करें तो यहां पे वाई और जेड 2 पार्टिकल में ब्रेक हो गया, ये वाई और जेड 200 से छोटे, 170 से छोटे, और ये ग्रेटर देन 170 वाला है। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला एलिमेंट आयरन है भाई, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर 2 बहुत लाइट एलिमेंट यानी 10 से छोटे वाले, अगर 10 या 15, 12, 13 वाले भी मिल जाएं तो 30 तक पहुंच सकते हैं। अगर 2 मिलके x प्लस वाई इक्वल टू जेड बने तो भी एनर्जी रिलीज हो सकता है, अगर a बड़ा है, ग्रेटर देन 20 और ये a लेस देन 10 वाले मान लो लिए, तो a ग्रेटर देन 10 वाला न्यूक्लियस मिलेगा। नॉर्मली हाइड्रोजन मिला के हीलियम बना देते हैं, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब बन गया। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलना। न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह के हम लोग बोल रहे हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यहां पे कोई एलिमेंट x है, ये किसी एलिमेंट y और किसी एलिमेंट z में ब्रेक हुआ तो ऐसा Q वैल्यू बनेगा जिसको हम एनर्जी रिलीज्ड भी कहते हैं। इसमें एक रिलेशन बना रहा हूं, वो रिलेशन कभी कभी आपको काम आ सकता है, नहीं तो नॉर्मली वो रिलेशन अल्फा डिके पे काम आता है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन और अल्फा डिके दोनों अलग प्रोसेस हैं, हालांकि काफी कुछ सिमिलर है। मान लीजिए इस रिएक्शन को अ लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइट न्यूक्लियाई विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब समझ लो कि बहुत ही कम एनर्जी देके, बहुत ही कम हमने कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट लगा के इसको तोड़ दिया। ध्यान से सुनना कि ये जो एलिमेंट है एक्स, ये वाई और जेड में कन्वर्ट जरूर हो रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है लेकिन ये लेस स्टेबल है। आप इन दोनों बातों को समझना ध्यान से।
हमने जिन एलिमेंट्स का ग्राफ आपको बनाया, वो ग्राफ में सारे एलिमेंट दुनिया में स्टेबल हैं, वो अपने आप स्प्लिट होके या फ्यूज होके दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होते। ये नहीं कहना सर हीलियम कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है तो 4 हीलियम मिला के ऑक्सीजन बन जाता होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हीलियम अपने घर में स्टेबल है और सब ऑक्सीजन अपनी जगह पर स्टेबल है। दोनों आपस में थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हीलियम अपने आप मिलकर ऑक्सीजन नहीं बन सकता। हां, अगर मैं हीलियम को जबरदस्ती ऐसे एनवायरनमेंट में रखूं कि उसको इतनी एनर्जी दे दूं कि वो आपस में फ्यूज हो जाए और ऑक्सीजन बन जाए, अगर जबरदस्ती बनाऊं, तो ऐसा बनाने में जो एनर्जी मैंने दी है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है ये न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस अपने आप नहीं होते, इनको कराना पड़ता है, लेकिन कराने पर जो एनर्जी हमने इनको दी है, जो एनर्जी हमने दी, तो न्यूक्लियर बॉम्ब फूटते नहीं है, उनको फोड़ना पड़ता है। उनको फोड़ने के लिए बहुत सारा टीएनटी और डायनामाइट लगता है, जिससे कि उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जिससे कि उनके न्यूक्लियस या तो फ्यूज हो पाए। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया तो मैंने हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा जिससे कि वो आपस में फ्यूज होके हीलियम बन जाए। जब ऐसा होगा तो जबरदस्त एनर्जी रिलीज होगी, विच इज फार ग्रेटर देन द एनर्जी विच वी यूज्ड फॉर फ्यूजन और फिशन ऑफ द प्रोसेस। तो जो एनर्जी हम देंगे, लेकिन मान लीजिए किसी सवाल में लिखा है कि ये बिना एनर्जी दिए या नेग्लिजिबल एनर्जी दिए ही फूट गया और 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो इसमें क्यू वैल्यू जो रिलीज हुआ है ये इनिशियली मान लो रेस्ट पे था, ऐसा रिलेशन है। तो मैं क्यू वैल्यू निकालने के लिए 2 तरीके लगा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। 2 तरीके हैं, एक है कि एक तो मास ऑफ वाई और मास ऑफ जेड कम होगा, क्योंकि सिस्टम ज्यादा स्टेबल बन गया तो हल्का हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है कि एक्स वाला जो हैवी मटेरियल है, ये हैवी है और ये दोनों मिलेंगे लाइटर बनेंगे, लेकिन इनका मास मिला के भी एक्स से कम आएगा। तो जितना मास कम होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यानी मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स का मास ये रहा और उसमें से वाई और जेड के न्यूक्लियस का मास मैंने ऐसे सब ऐड करके सबट्रैक्ट कर दिया, ये डेल्टा एम हो गया, इंटू सी स्क्वायर कर दिया। अगर डेल्टा एम एएमयू में है तो आप 931.5 MeV एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर MeV में आ जाएगा, ये क्यू वैल्यू हो गया। लेकिन अगर कोई x एक रेस्ट पे रखा हुआ एलिमेंट है और ये अपने आप ब्रेक होके y और z में कन्वर्ट हुआ, तो y अगर z आगे चला जाएगा तो y पीछे चला जाएगा, क्योंकि हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। मतलब x एक एलिमेंट है, x का पूरा डिब्बा नहीं है, x एक न्यूक्लियस है और यह न्यूक्लियस 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, तो ये अगर किसी मोमेंटम p से आगे जाएगा तो ये उसी मोमेंटम p से पीछे जाएगा। आपको पता है कि यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्यू वैल्यू रिलीज हुई है, यानी कि इन दोनों एलिमेंट की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको दिखेगी वो इसी क्यू वैल्यू से बनेगी, क्योंकि कोई और फोटोन या कोई और एनर्जी रिलीज नहीं दिखा रहा मैं। तो ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2my प्लस p स्क्वायर बाय 2mx, सॉरी 2mz, ये y और z की काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू कर दी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ y बोलूं तो आपको उल्टा बोलना, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का मास है, तो यहां देखो यह लिख दिया mz अपॉन my प्लस mz इंटू क्यू वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ z बोलूं, यहां पे छोटे में लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी z बोलूं तो उल्टा बोलना है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, my इंटू क्यू वैल्यू अपॉन my प्लस mz। मैंने जो बोला उसका थोड़ा लॉजिक बनाना, आपको खेल क्लियर हो जाएगा। चाहो तो यहां बाजू में फिर से लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, मान लीजिए किसी एक रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू निकालने के लिए हमने डेल्टा एम सी स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया, क्यू वैल्यू निकल आया। अब मुझे किसी ने पूछा कि y का काइनेटिक एनर्जी कितना है, z का कितना है, तो आप बोलेंगे इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी को मिला के ही क्यू वैल्यू बना, जो एनर्जी रिलीज हुआ उससे ये दोनों चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला रेस्ट पे है, जो रेस्ट पे है उसके पास पहले से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, और एक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई जिसके बम फटने से ये 2 पार्टिकल अपोजिट चलने लगे। तो हम बोलेंगे
ये दोनों पार्टिकल जो चल रहे हैं इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? तो आप कहेंगे जो रिएक्शन में मास डिफेक्ट होता है उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उन्हीं से दोनों चल रहे हैं। वैसे ये सिचुएशन आपको अल्फा पार्टिकल वाले केस में दिखेगी, क्योंकि अल्फा डिके, रेडियो एक्टिव डिके करेंगे तो अल्फा डिके होगा तो पीछे रिकॉइल करेगा। लेकिन सेम कहानी वहां पर जो सीख रहे हैं वो यहां पर भी सीख रहे हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक्स वाला पार्टिकल अपने आप स्प्लिट होके वाई और जेड बनता है और बोल रहा भाई इसमें अपने आप ही हो गया, हमने थोड़ी बहुत एनर्जी दी होगी लेकिन वो नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लिजिबल मान लो, तो यहां पे वाई और जेड में जो एनर्जी आई वो रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी, रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज है वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब ये दो काइनेटिक एनर्जी मिला के क्यू वैल्यू है, लेकिन आपको पता है एक का काइनेटिक एनर्जी भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि अपने मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, दूसरे के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई बोलूंगा तो जैसे सेंटर ऑफ मास लिखते थे वैसे ही आपको दूसरा मास लिखना है, mz³ अपॉन टोटल मास, यानी my प्लस mz। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ z बोला तो आपको उल्टा बोलना my³ अपॉन my प्लस mz। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे तो क्यू वैल्यू आ जाएगा। खेल समझ गए होगे? अगर काइनेटिक एनर्जी x और y की चाहिए तो क्यू वैल्यू को ही स्प्लिट कर देना होगा, mx ऐसे। और टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू के लिए डेल्टा mc² करना होगा, लेकिन डेल्टा m AMU में दिया होगा तो 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर MEV में आ जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें दो पार्टिकल आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, लेकिन जो दो पार्टिकल का मिला के मास होगा वो हमेशा तीसरे इफेक्टिव मास से ज्यादा होगा। ये इंटू c² किया तो क्यू वैल्यू आ जाएगी। क्यू वैल्यू को लिखने के लिए हम डेल्टा mc² कर सकते हैं। डेल्टा m का वैल्यू अगर AMU में है तो फिर c लिखने की जरूरत नहीं, 931.5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर MEV में आ जाएगा। अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको केवल यही प्रैक्टिस करते रहनी है कि क्या हम डेल्टा m AMU में सारे मासेस दिए होंगे, क्या हम डेल्टा m निकालेंगे। सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट का सवाल है, बिल्कुल फालतू सवाल आता है, ध्यान से देखते चलना बस। एक आखिरी पॉइंट और क्वेश्चंस में जाने से पहले न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक और ग्राफ बनाया गया। वैसे तो हमने देखा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है पर न्यूक्लियन वो कम स्टेबल न्यूक्लियस है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में जाने के पहले हमने ये वाला ग्राफ देखा तो हमारे दिमाग एकदम आंखें खुली की खुली रह गई। हमको ये तो आइडिया था कि बहुत हैवी न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं वो अनस्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं और बीच वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन बहुत हैवी न्यूक्लियस कभी कभी इतने अनस्टेबल हो जाते हैं कि वो दूसरों की मदद के बिना ही स्प्लिट हो जाते हैं, उसी को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। मतलब कि अगर मैं आपको रोज नीम का पत्ती खिलाऊं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपको इतनी ज्यादा पत्तियां खिला दी कि आपका बॉडी लिमिट क्रॉस हो गया तो आप उल्टी कर देंगे। तो ऐसा ही समझ लीजिए रेडियो एक्टिविटी है, तुम उसको कुछ भी अनस्टेबल न्यूक्लियस को तुम्हें बाहर से पोक करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, वो अपने आप कभी ब्रेक नहीं होता, और जो अपने आप ब्रेक होता है उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। चलिए, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक ग्राफ बनाया गया कि दुनिया में जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस है, दुनिया में जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर चेक किया गया तो ऐसे ग्राफ बनता है। यानी शुरुआत में यह ग्राफ ऐसे लाइन पर लाई करता है जिसमें n और z बराबर है। n मतलब न्यूट्रॉन का नंबर, a माइनस z और z का वैल्यू बराबर है। यह ग्राफ है प्रोटॉन का नंबर और यह है न्यूट्रॉन का नंबर, इनके बीच का ग्राफ बना है। किसके लिए? स्टेबल न्यूक्लियस के लिए।
उसके बाद न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा दिखता है प्रोटॉन के नंबर के मुकाबले, तो ऐसे ऊपर चला जाता है ग्राफ। तो आप कहेंगे यार ये तो अजीब सा ग्राफ है, इसमें प्रोटॉन का नंबर बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कर्व ये वाला है, ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ गया है, और ये n/z का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 चलता है। इस नंबर को थोड़ा याद रख लेना। तो n/z का वैल्यू 1 से 1.6 के आसपास चलता है। अगर कोई न्यूक्लियस जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाए, जरूरत से ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाए, तो भी स्टेबिलिटी कर्व पे वापस आने की कोशिश करेगा, और इस लाइन से नीचे रह जाए तो इस स्टेबिलिटी कर्व में वापस आने की कोशिश करेगा। जो कोशिश करेगा उसी से बीटा और माइनस बीटा डिके होगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ लेना है बस। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ न्यूट्रॉन नंबर n को a-z भी लिख रहा हूं, वर्सेस प्रोटॉन का नंबर z फॉर न्यूक्लियाइड्स फाउंड इन नेचर, यानी दुनिया में जितने भी पार्टिकल, द सॉलिड लाइन ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लियस न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, n/z का वैल्यू 1 है। द रेशियो ऑफ n/z इंक्रीजेस फॉर हेवियर न्यूक्लियस बिकम्स 1.6 फॉर द हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। अगर इस रेंज के बाहर चला गया, या तो रेशियो 1 से कम होने लगा या रेशियो 1.6 से ज्यादा होने लगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो वाले एलिमेंट रेडियो एक्टिवेट है। तो अगर यहां पे कहीं कोई एलिमेंट दिख रहा है और हमने बोला भाई ये वाला एलिमेंट तो इस लाइन पे आ ही नहीं रहा, तो तुम कहोगे ये वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी एक्टिव है। ऐसे ही यहां पे इस लाइन के ऊपर कोई एलिमेंट चला गया, तुमने बोला ये वाला एलिमेंट क्या है, तुम बोलोगे ये एलिमेंट भी रेडियो एक्टिव है, और इसी लाइन के आसपास जो है वो सब स्टेबल हैं, उनकी चिंता नहीं करनी है। कंसिडर द न्यूक्लियर फिशन Ne20 2He4C12, यहां पे 20 वाला पार्टिकल 8 और 12 में कन्वर्ट हो गया। गिवन दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Ne, He एंड C12 आर गिवन एज 8 ऐसा और ऐसा। पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो जब हमने बोला, देखो आप समझना जरा बाइंडिंग एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू समझना। बाइंडिंग एनर्जी अगर किसी एलिमेंट की, जैसे Ne की निकालें, तो मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 8.03 से। थोड़ा बनाने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। ये आ जाएगा 160.6 MeV आ जाएगा। ये बाइंडिंग एनर्जी आया। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है इतनी एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने में। अगर बाइंडिंग एनर्जी ये आया तो इसकी टोटल एनर्जी सिस्टम की हम लिख सकते हैं -160.6 MeV। ये कोई समझ पा रहा है क्या? एक बार जरा याद करो, हाइड्रोजन एटम में हमने बोला था कि जो टोटल एनर्जी है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट पे वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर -13.6 पे इलेक्ट्रॉन खुद बैठा है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? आपने बोला बाइंडिंग एनर्जी के बराबर लगेगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही यहां पे इमेजिन करो कि कोई सिस्टम जिसको ब्रेक करने में 160.6 MeV एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम पहले से कितनी एनर्जी पे बैठा है? -160.6। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है या सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पे एनर्जी विल बी रिलीज्ड, विल बी सप्लाइड, विल बी रिलीज्ड, विल बी सप्लाइड। अब ये 4 ऑप्शन है, तो हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन से नंबर स्टार बना है। इसका मतलब कोई नंबर मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर हमने सही से प्रिडिक्ट करना है तो ये माइनस लगा देना, तभी प्रिडिक्शन आएगा। दूसरा, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो 2 हीलियम यानी 8 न्यूक्लियॉन है। 7.07 × 8 ये है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। इसको माइनस कर दिया तो टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम आ गया। और तो टोटल एनर्जी हीलियम की ये लिख दी, और टोटल एनर्जी हमने C12 की 12 × 7.86 और माइनस जरूर लगा दिया। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, ऐड कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। 7.07 × 8 आया 56.56 और दूसरा आया
7.86 इंटू 12, 7.86 इंटू 12, 94.32 आया, उसको भी माइनस में लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्लस 56.56, तो ये पूरा टोटल एनर्जी आया -150.88 और ये आ रहा था 160.6। तो माइनस करा अगर दोनों को तो आप देखेंगे ये एनर्जी जो है TE2 लिख देता हूं, इसको TE1 लिख देता हूं, यानी ये बिफोर रिएक्शन वाली एनर्जी है और आफ्टर। तो आप देखेंगे कि TE2 इज ग्रेटर देन TE1 है। इसका मतलब है इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। आप शायद कहानी समझ पा रहे होंगे। अगर मैंने बोला जिस सिस्टम को ये लिखा है 160.6 और ये पहले बाद में हो गया -150.88, तो ये लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी है। लोअर से हायर ले जा रहे हैं तो हमको Q वैल्यू को लिखना पड़ेगा TE2 माइनस TE1। सप्लाइड है। (9.72) एनर्जी विल बी गिवन टू एनी। इस सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई टू एनी है। स्टार इसलिए लिखा है क्योंकि 9.72 किसी भी ऑप्शन में आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि एनर्जी सप्लाइड वाले में से ही एक आंसर सही होगा। या तो हीलियम में 4 से मल्टीप्लाई होगा ऐसा दिव्यांशी कह रही हैं, लेकिन दिव्यांशी 2 हीलियम एटम्स हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, 2 हीलियम न्यूक्लियस है, 2 है तो हर एक को 4 मतलब 8 टोटल हो गए ना। नेक्स्ट लिखा है MPB मास ऑफ प्रोटॉन, Mn द मास ऑफ न्यूट्रॉन, M1 एंड M1 the mass of 10, 20 Ne, M2 mass is 40, 20 Ca। Then अगर हम ऐसा लिखें कि एक Ca एलिमेंट से 2 Ne एलिमेंट बना, तो Ca वाला 40 है, यानी ग्रेटर देन 30 वाला एलिमेंट है, तो मोर स्टेबल होगा। जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो ज्यादा हल्के होते हैं और ये लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल यानी हल्के, ये M2 है और ये M1 है, इसको 2M1 कर दिया। अच्छा, पिछले सवाल में अभी भी डाउट है बच्चों को, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूं क्या। देखो मैंने क्या बोला, अगर किसी सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी आई +100 जूल, इसका मतलब क्या है कि इसको बाहर निकालने के लिए 100 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो आपको टोटल एनर्जी जो सिस्टम जिसमें बैठा होगा उसको -100 जूल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने टोटल एनर्जी के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि आपको बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस से जो आंसर आएगा उसका लॉजिक अलग अपीयर हो सकता है। जैसे मैं कहूं एक सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी है 80 और दूसरे सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी 60, तो 80 वाले सिस्टम से 60 वाले सिस्टम में बनाने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी। तो तुम कहोगे यार 80 अभी है और 60 बनानी है तो 20 ले लेंगे, जबकि गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 80 वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है और 60 वाला सिस्टम कम स्टेबल है, यानी 80 वाले को ब्रेक करने में 80 एनर्जी देना पड़ता है और 60 वाले को ब्रेक करने में 60 एनर्जी देना पड़ता है। तो उसको 20 एनर्जी दे के तुम्हें 60 पे ले जाना पड़ेगा, जिससे उसको 60 से ब्रेक करके बाहर ला पाए। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आप बाइंडिंग एनर्जी से अगर बनाएंगे, मैं अगर ऐसे जल्दी में किसी से बोलूं
मेरे पास एक सिस्टम है जिसका बाइंडिंग एनर्जी 80 है और फिर मैंने ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जिसका बाइंडिंग एनर्जी 60 है, तो बताओ मैंने 20 जूल एनर्जी ली कि 20 जूल एनर्जी दी? तो नॉर्मली लोग बोलेंगे 80 से 60 बनाने के लिए 20 जूल आप खींचना पड़े, मतलब यू हैव टू एक्सट्रैक्ट 20 जूल एनर्जी, सिस्टम विल रिलीज 20 जूल एनर्जी। तो रिलीज वाला ऑप्शन मार दोगे, जबकि ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो 80 जूल है मतलब इसको ब्रेक करने में 80 जूल लगता होगा, और जो 60 जूल है मतलब उसको ब्रेक करने में 60 लगता होगा। तो 80 से 60 जूल वाला ब्रेक एनर्जी लाने के लिए 20 जूल इसको दोगे तो ये 20 ऑलरेडी पहुंच गया और अब इसको 60 की जरूरत है। तो आपने बोला लेकिन सर 80 से 60 तो ऐसा लग रहा है कि कम हो गई एनर्जी, मतलब रिलीज करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं होता, बाइंडिंग एनर्जी का नेगेटिव लिख सकते हो। टोटल एनर्जी सिस्टम का हमें पता नहीं है, ये तो मैंने अपने हिसाब से एक ऑब्जेक्ट मैंने अपने दिमाग में बनाया कि अगर जितना बाइंडिंग एनर्जी लिखा होगा उतना ही नेगेटिव टोटल एनर्जी मान लोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सिस्टम को ब्रेक करने के लिए 80 जूल लग रहा है तो ये सिस्टम ऑलरेडी किस एनर्जी स्टेट पे बैठा है? तो तुमने कहा सर हाइड्रोजन एटम में भी ऐसा होता था कि जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -3.4 है उसका बाइंडिंग एनर्जी +3.4 होता था, क्योंकि बाहर निकालने पे सिस्टम का एनर्जी 0 हो जाता था। तो -3.4 पे बैठा है, +3.4 दोगे तो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही जिसको लगना है 80 जूल 80 MeV या जो भी है, तो 80 एनर्जी जिसको लग रहा है वो ऑलरेडी -80 पे बैठा है, और जो 60 खर्च करके टूट रहा है वो -60 पे बैठा है। तो अब आप सोचो कि -80 से -60 एनर्जी का सिस्टम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो तुम कहोगे -80 से -60 बनाना है तो 20 जूल दो। अब इससे लॉजिक सही बन रहा है। -80 पे सिस्टम है, उसको -60 पे ले गए। -80 पे सिस्टम था, नेगेटिव -80 पे था, उसको बढ़ा के -60 पे ले गए, तो क्या करना पड़ेगा? तो तुम कहोगे 20 ऐड करो इसमें। ऐड मतलब सप्लाई करो तो इसमें आएगा। तो अगर आप टोटल एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो एनर्जी सप्लाई हुई या एक्सट्रैक्ट हुई, यह समझ में आसानी से आता है। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में सोचोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब उसमें डबल स्टेप सोचना पड़ता है। टोटल एनर्जी में जो एनर्जी बड़ी है वो एनर्जी मतलब अगर तुम देख लो इनिशियल में ऐड करने पे फाइनल बन रहा है, इनिशियल सब्ट्रैक्ट करने पे फाइनल बन रहा है, उससे पता चल जाएगा कि ऐड मतलब देना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट मतलब सब बाहर निकालना पड़ेगा एनर्जी को। चलिए इसमें भी यही कर रहे हैं। 40 और 20 आपको मैंने सिखाया एटॉमिक नंबर ए से 30 से बड़े वाले स्टेबल होते हैं और ए से 30 से छोटे वाले उससे लेस स्टेबल होते हैं। तो लेस स्टेबल का मतलब है कि अगर मैं मास को कंपेयर करूं तो ये से ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। मोर स्टेबल सिस्टम से लेस स्टेबल एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये बनेगा। एनर्जी मतलब मास बढ़ाना पड़ेगा तब बढ़ेगा। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो हल्का होता है, जो कम स्टेबल है वो भारी होता है। तो हम लिखेंगे M2 इज लेस देन 2M1। एक ऑप्शन तो ये हो गया। मोर स्टेबल यानी हल्का, लेस स्टेबल यानी भारी। दूसरा, अगर M1 को यहां पे ये ऑप्शन भी चेक कर लेते, ये तो 3 में से हमें पता चल गया C वाला T, ये ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेते। अगर मैंने M1 को ब्रेक करा तो वो 10 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी इस तरह का मास बढ़ा देगी। तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, जैसे इसको भी तोड़ के इधर ले जा सकते हो, लेकिन एनर्जी देनी पड़ेगी। अपने आप नहीं टूटेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल से लेस स्टेबल बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ज्यादा स्टेबल है, इसको एनर्जी दोगे तब लेस स्टेबल में ब्रेक हो सकता है। तो एनर्जी देने से मास बढ़ जाता है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, मास में मास बढ़ जाता है। ऐसे यहां पर भी ये इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। दगादग एनर्जी दोगे तो इसमें कन्वर्ट होगा। तो हम बोलेंगे M1 का मास इज लेस देन 10 न्यूट्रॉन का मास प्लस 10 प्रोटॉन का मास। हां, ऐसा भी हो सकता है कि 2 Ne मिलके एक Ca बना दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन 2 Ne मिलके एक Ca बनाएंगे तो भी Ne वाला लेस स्टेबल होगा और Ca वाला मोर स्टेबल होगा। मतलब ऐसे लिखे 2 Ne मिलके एक Ca बना देंगे, हां, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये हैवियर है और ये लाइटर है, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो अगर लेस स्टेबल सिस्टम को मोर स्टेबल बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हैवी होगा, ये लाइट होगा। भाई ये लेस स्टेबल है, उससे मोर स्टेबल बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन है भैया।
तो एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब में मास डिक्रीज होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो m1 मास बड़ा है m2 मास से, इसलिए जो डिफरेंस ऑफ मास है वो Q वैल्यू बन के उड़ जाएगा। Which of the following statement is are correct? The rest mass of stable nucleus is less than sum of the rest masses of separate। ये आप खुद करना, होमवर्क हो गया यार है? ये सब आप खुद कर लोगे। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको भी देख लो। Assume that the nucleus binding energy per nucleon versus mass number is like this। ऐसा ग्राफ दिया है, हालांकि ग्राफ ये सही नहीं है, लेकिन अज्यूम करने को बोला, ऐसा ग्राफ होता तो क्या होता। फ्यूजन ऑफ, देखो बोल रहा है 0 से 100 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, यानी कि ये लेस स्टेबल है। ये मोस्ट स्टेबल है और ये भी लेस स्टेबल है, यानी बीच वाले सबसे ज्यादा है। कहां से कहां? 100 से 200 वाले बोल रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल है, और 100 से कम वाले और 200 से ज्यादा वाले दोनों लेस स्टेबल है। यानी तो 200 से ज्यादा वाले को ब्रेक करके 100 से 200 वाले के बीच में लाने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी Q वैल्यू रिलीज होता हुआ दिखेगा। और 100 से कम वाले दो को ऐड करके अगर तुमने इसमें लेके आए तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर लाइंग बिटवीन A1 एंड 50 विल रिलीज एनर्जी। ये अगर मैं 1 और 50 के बीच के किसी न्यूक्लियस को ऐड करूंगा तो 50 से 100 के बीच का ही न्यूक्लियस बनेगा, और इनके बीच में एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सोच के देखो, 0 से 100 तक सारे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी सेम है। अगर मैं 50 से नीचे वाले न्यूक्लियस को ऐड करूं तो 50 से 100 वाला ही तो बनेगा। जैसे 30 और 40 को ऐड करूं तो 70 का न्यूक्लियस बनेगा, और 30 का एनर्जी और 40 का एनर्जी और 70 का एनर्जी तो बराबर है, तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। बोल रहा है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ 51 to 100। हाँ, 51 to 100 के बीच का कोई न्यूक्लियस है, जैसे मैंने बोला एक 60 का है एक 70 का है, तो 60 प्लस 70 का न्यूक्लियस ऐड किया तो 130 का न्यूक्लियस आ जाएगा, विच इज लाइंग बिटवीन 100 से 200। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये सही लग रहा है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग, फिशन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन द मास रेंज ऑफ 100 to 200। ये 100 से 200 तो पहले ही मोस्ट स्टेबल है, उनको अगर ब्रेक करोगे तो छोटे बन जाएंगे, और छोटे लेस स्टेबल हैं तो ये ब्रेक होके छोटे नहीं बन सकते। लेकिन अगर 200 से ऊपर वाला है, जैसे जैसे लिखा ना A ग्रेटर देन 200 एंड 260 और ब्रोकन इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स लिखा है, इसका मतलब है ऐसे नहीं कि छोटा बहुत छोटा ब्रेक कर दिया। मान लो कोई न्यूक्लियस है 220 वाला और वो दो बराबर न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ तो 110 वाले दो बन गए। 110 वाला दो हमेशा 100 से 200 के बीच में होगा, तो जो भी न्यूक्लियस 200 से बड़ा है उसके आधे आधे दो पार्ट करोगे तो 100 से 200 के बीच में ही आएगा, और तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर बोल रहे कि जी सर अगर जो 220 वाला है अगर मैं उसको 210 और 10 में ब्रेक कर दूं, लेकिन यहां पे इसी बात को काटने के लिए लिखा है 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स, यहां इक्वल लिखा है। इक्वल का मतलब है दोनों जो टुकड़े ब्रेक हो रहे हैं वो बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं करोगे तो फिर नहीं कह सकते। ये डेल्टा एमसी स्क्वायर का सवाल था, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये तभी आया था जब मैंने जेई दिया था, मैं इस सवाल को सक्सेसफुल कर लिया था एग्जाम में। बहुत ही लल्लू सवाल था ये, बहुत ही कम ऐसे सवाल थे जो इतने लल्लू थे, 2 नंबर का मुझे इजाफा हो गया। कैसे करा? हमने बोला हीलियम बन रहा 1h2 प्लस 1h2 2He4 प्लस Q वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है कि लेफ्ट साइड हैवी होगा राइट साइड होगा, तो 2 इंटू 2.0141 माइनस 4.0024, ये इससे सॉल्व करने से डेल्टा एम आ जाएगा, और डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q वैल्यू आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से अभी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कीजिए। कर लेना भाई, हो गया। ये भी कर लेना, बड़ा सिंपल सवाल है, ये भी कर लेना। ये सारे सवाल अब ऐसे सेम कहानी पर बेस्ड हैं। यहां देखो
ये दिया है और वहां वो दिया है, बोल रहा है कि कैन इफ अ स्टार कैन कन्वर्ट ऑल हीलियम कंप्लीटली इनटू ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, यानी 4 हीलियम मिलाओगे तो 1 ऑक्सीजन बनना चाहिए। 2He4 है ना, 816 है ना भाई, तो 2 इंटू 4 इंटू 4 करोगे 16 बनेगा, तो 4 हीलियम यानी 4 इंटू 4.0026 करेंगे तो हमारा इनिशियल मास आ जाएगा, उसमें से 15.9994 करेंगे तो फाइनल मास आ जाएगा, तो डेल्टा एम आ जाएगा, और डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एमईवी में आंसर आ जाएगा एनर्जी का। क्यू वैल्यू करो खुद ही सेल्फ सर्विस। अल्फा डीके के सवाल सिंपल हैं, जो मैंने आज सिखाया उसी पर बेस्ड है कि अगर एक न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो वो न्यूक्लियस एक्स था, उसमें से अल्फा निकल गया तो वो अल्फा प्लस वाई बन गया। तो आप देखेंगे कि वाई एक साइड भागेगा और अल्फा दूसरे साइड भागेगा, दोनों का मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, तो जो भी क्यू वैल्यू है उसको मास ऑफ वाई अपॉन टोटल मास कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर वाई की निकालनी है तो क्यू वैल्यू को मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा कर देंगे, तो ये मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा ही मास ऑफ एक्स है अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा।